27 जून 1976 रविवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को पता चलता है कि एयर फ्रांस की फ्लाइट जो कि इजराइल के टेल अवीव से पेरिस जा रही थी उसे 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। उसमें 250 यात्री मौजूद थे जिसमें से ज्यादातर इजराइल के थे और वो 4 आतंकवादी अपनी पहचान में बताते हैं कि उसमें से 2 जर्मन अर्बन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द बाडा माइन ऑफ गैंग के थे और बाकी 2 लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के थे। तब उसी वक्त इजराइल के सीनियर आर्मी कमांडर मुकी बेत्जर को तत्काल आईडीएफ हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है, जहां पहले से कुछ इंटेलिजेंस और एयरफोर्स के कुछ अधिकारी मौजूद थे और वे लोग इस घटना के बारे में चर्चा शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विमान अभी कहाँ है। तब दूसरे दिन सुबह उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि विमान को एंटेबे नाम के शहर में उतारा गया है और तब वहाँ सिर्फ मुकी बेत्जर को पता था कि एंटेबे अफ्रीका के युगांडा का एक शहर है, क्योंकि साल 1970 में वे वहां के पैराट्रूपर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वहां कुछ वक्त गुजार चुके थे। फिर युगांडा का मैप मंगाया जाता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि एंटेबे इजराइल से 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी बीच वहां चालू टीवी में न्यूज आती है कि युगांडा का तानाशाह ईदी आमीन एंटेबे एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जिसके आसपास कई सारे मीडिया वाले मौजूद थे। ईदी आमीन काफी घमंडी तानाशाह था और उसे सुर्खियों में रहना काफी पसंद था, तो इस घटना ने उसे फिर से दुनिया की नजर में आने का एक मौका दिया था, जिसका उसने फायदा उठाया। उसने वहां आकर बताया कि वो इस घटना पर मध्यस्थी करके सभी हॉस्टेजिस को बचाएगा। तभी टीवी में दिखाया गया कि वहां पर हॉस्टेजिस को भी रखा गया था, यानी उन्हें विमान से निकालकर एयरपोर्ट की किसी जगह पर रखा गया था। ये देख इजराइल के अधिकारी समझ चुके थे कि ईदी आमीन ने खुद विमान को वहां लैंड करने की अनुमति दी थी और तब उस जगह को देखकर मुकी बेत्जर ने उसे पहचान लिया और बताया कि ये जगह एंटेबे एयरपोर्ट का एक पुराना टर्मिनल है जहां हॉस्टेजिस को रखा गया था, और ये भी बताया कि एयरपोर्ट का रनवे कहां पर है और उसका टर्मिनल कहां पर है। लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं थे क्योंकि वे 6 साल पहले वहां पर गए थे, तो हो सकता है अभी वहां सब कुछ बदल गया हो। तो उस एयरपोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। तब मुकी बेत्जर को याद आया कि एक पायलट जो उस वक्त उनके साथ वहाँ मौजूद था और वो मोसाद का एक एजेंट भी था। आपको बता दें कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, जिसके एजेंटों ने कई सारे सीक्रेट मिशन को दुनिया के अलग अलग देशों में खुफिया तरीके से रहकर काफी खतरनाक तरीकों से पूरा किया था। तो मुकी ने उससे मदद मांगी और वे पायलट तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया और एंटेबे एयरपोर्ट की माहिती कलेक्ट करने के लिए वो अफ्रीका के देश नायरोबी में चला गया, जो कि युगांडा के नजदीक पड़ता है। फिर घटना के 3 दिन बाद हाईजैकर सामने आए और अपनी मांगे रखी, जिसमें वो चाहते थे कि इजराइल उनके 52 पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा कर दे और उनके दूसरे 13 कैदी जो जर्मनी और दूसरे अलग अलग देशों में कैद थे उन्हें भी रिहा किया जाए। साथ ही में उन्होंने $50 लाख की बड़ी रकम भी मांगी थी और इन सब डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन का समय दिया था और डिमांड पूरी ना करने पर वो सारे हॉस्टेजिस को मार देने वाले थे, जबकि उनकी ये डिमांड पूरी करना नामुमकिन था। तो आईडीएफ ने डिसाइड किया कि हॉस्टेजिस को रिस्क्यू करने के लिए अब मिलिट्री ऑपरेशन ही करना होगा, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वक्त नहीं था। तब उस मोसाद के एजेंट ने नायरोबी में एक छोटा विमान किराए पर ले लिया और सीधा एंटेबे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने एयरपोर्ट के ऊपर कुछ चक्कर लगाए और वहां की कई सारी तस्वीरें निकाल ली और वापिस आकर आईडीएफ को सौंप दी। मोसाद के इस एजेंट की तस्वीरों से अब आईडीएफ को काफी कुछ पता चल चुका था कि रनवे कहां पर है, टर्मिनल कहां पर है और रनवे से पुराना टर्मिनल कितनी दूरी पर है। वहां एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के कुछ MiG-21 और MiG-17 विमान भी मौजूद थे। अब ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि इजराइल के ज्यादातर पड़ोसी देश उनके दुश्मन है। ऐसे में उन देशों से छुपकर और 5000 किलोमीटर दूर किसी देश में घुसपैठ करके हॉस्टेजिस को सेफ वापस ले आना काफी मुश्किल या फिर असंभव जैसा ऑपरेशन था। इसी बीच घटना के 80 घंटे बाद वहां पर पेरिस से कॉल आती है कि आतंकवादियों ने इजरायलियों को अलग करके बाकी सारे कैदियों को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सभी देश मिलकर अगर उन पर ऑपरेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बाकी देश के लोगों को छोड़कर सिर्फ इजराइल वासियों को ही बंधक बना के रखा। ये न्यूज सुनकर अब आईडीएफ के लोगों का खून खौल उठा था और अब वो जमीन आसमान एक करने
करने के मूड में आ गए थे और ऊपर से रिहा किए गए हॉस्टेजेस द्वारा पता चलता है कि ये काम सिर्फ 4 आतंकवादियों का नहीं है। इसमें युगांडा के तानाशाह, ईदी आमीन के लोग और वहाँ की आर्मी भी शामिल थी जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही थी। यानी ईदी आमीन खुद भी आतंकवादी के सपोर्ट में था और ईदी आमीन ने जो मीडिया के सामने आकर सभी हॉस्टेजेस को बचाने की बात की थी वो सब झूठ था। अब वहाँ पर 102 इजरायली नागरिक आतंकवादी और युगांडा के तानाशाह ईदी आमीन के कब्जे में थे। यानी अब ये लड़ाई सीधी सीधी इजराइल कमांडो और युगांडा के आर्मी के बीच की हो गई थी। तो इजराइल को इस ऑपरेशन के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। ऐसे में इजराइल के पास मौजूद C-130 हरक्यूलिस विमान ही एक रास्ता था जिसमें 100 लोगों के साथ आर्म्ड व्हीकल को भी ले जाया जा सकता था। लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें ये थी कि विमान को किसी दूसरे देश के रडार से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इजराइल और युगांडा के आसपास के ज्यादातर देश इजराइल के दुश्मन थे। दूसरी बात ये थी कि विमान अगर रडार से बच भी जाए तो वहाँ एंतेबे एयरपोर्ट पर अंधेरे में रनवे को देख पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन रात में वहाँ लैंड होने वाली आखिरी विमान के बाद करने वाले थे। तो हो सकता है कि उनका आखिरी यात्री विमान लैंड होने के बाद वे रनवे की लाइट को ऑफ कर दे, जिसके बाद रनवे को देखना काफी मुश्किल हो सकता था। तीसरी बात ये थी कि C-130 हरक्यूलिस विमान में एक लिमिट मात्रा में ईंधन होता है जो कि वहां तक तो पहुंच जाता, लेकिन फिर वहां से हॉस्टेजेस को लेकर वापस भी आना था। तो उसके लिए युगांडा के आसपास कहीं विमान को रिफ्यूल भी करना पड़ता। और चौथी बात ये थी कि विमान के लैंड करने के बाद वहां से पुराना टर्मिनल 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसे रिस्की ऑपरेशन के लिए उनके पास वहां समय बहुत कम था। तो फिर इसके लिए अब तैयारियां शुरू की जाती है और दूसरे देश की रडार में विमान ना दिखे उसके लिए विमान को काफी लो लेवल पर उड़ाने का तय किया जाता है, क्योंकि लो लेवल में विमान रडार से बच सकता है। फिर विमान में एक ऐसी रडार टेक्नोलॉजी लगवाई जाती है जिसमें से वेव निकलकर नीचे बाउंस होकर वापस आते हैं, जिससे ये पता लग जाता था कि विमान के नीचे जमीन है, पानी है या फिर रनवे है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में इन्वेंट की गई थी। फिर विमान को रिफ्यूल करने के लिए दूसरा एक विमान तैयार रखा जाता है जो कि नायरोबी में रहकर इस विमान के लिए फ्यूल रिजर्व रख सके। और फिर रनवे से टर्मिनल तक पहुंचने के लिए मूकी बेत्जर अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब उस एयरपोर्ट पर कोई गाड़ी आती थी तो वहाँ की आर्मी बिना देखे ही उन्हें सैल्यूट करती थी और अंदर जाने देती थी, क्योंकि वहाँ की आर्मी को पता था कि यहाँ तक आने वाली गाड़ी सिर्फ किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर की या फिर खुद ईदी आमीन की ही हो सकती है। तो इसके लिए मूकी बेत्जर ने एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर को अपने साथ में ले जाने का डिसाइड किया, जिससे वो रनवे से पुराने टर्मिनल तक जाने वाले थे। अब इतनी बारीकाई से सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार घटना के 5वें दिन ये तय कर लिया गया कि वे अब कुछ भी करके इस ऑपरेशन को करके रहेंगे। लेकिन अब आतंकी द्वारा दिया गया टाइम खत्म होने वाला था। तब IDF ने डिसाइड करके आतंकवादियों से बात की और 4 जुलाई तक का समय मांगा। अब सारी तैयारियां कर लेने के बाद इनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे और अब IDF बेस पर मानो जैसे युद्ध की तैयारी हो रही हो ऐसा माहौल हो चुका था। कई सारे कमांडो और कुछ स्पेशलिस्ट वहां इकट्ठा हो चुके थे। फिर वहां उनके कमांडो ग्रुप के लीडर योनी नेतन्याहू, जो कि साल 1996 में इजराइल के प्रेसिडेंट बने बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, उन्होंने इस ऑपरेशन का चार्ज संभाल लिया और उन्होंने तुरंत ही पूरे बेस में पूरी तरह से लॉकडाउन करवा दिया और बेस के सारे फोन को डिस्कनेक्ट करवा दिया, ताकि इस मिशन के सीक्रेट्स के बारे में दूसरे किसी को भी पता ना चल सके। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लोगों के घर वालों को भी ये बात बताने की इजाजत नहीं थी कि वे किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं। तो अब ये ऑपरेशन IDF के लिए या तो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होने वाली थी या तो सबसे बड़ी नाकामी। फिर आखिरकार 7वें दिन शनिवार को C-130 हरक्यूलिस विमान टेक ऑफ के लिए शार्म एल शेख से तैयार थे और जब वो निकले तो रडार से बचने के लिए समुद्र से सिर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, जो कि काफी रिस्की था, क्योंकि सिर्फ 2 मिलीमीटर की भी गलत हलचल उन्हें पानी से टकराकर डुबो सकती थी। और आखिरकार वहां पहुंचने के 20 मिनट पहले सिग्नल मिलता है और सारे कमांडो तैयार हो जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर पता चला कि रनवे की लाइट अभी चालू ही थी, जो उनके लिए अच्छी बात थी और विमान आखिरकार रनवे पर सेफ लैंडिंग कर लेता है और बीच रनवे पर जाकर विमान रोका जाता है। वहां पर कुछ कमांडो उतरकर रनवे पर अपनी पोर्टेबल लाइट्स
लगा देते हैं ताकि बाद में अगर रनवे की लाइट्स को बंद कर दिया जाए तो दूसरे विमान को लैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। फिर विमान में से एक मर्सिडीज और उसके पीछे 2 लैंड रोवर कमांडो के साथ निकलकर टर्मिनल की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी टर्मिनल के पास पहुंचने वाली होती है तो उससे थोड़े ही पहले कुछ सोल्जर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मूकी बेत्जर योनी नेतन्याहू को कहते हैं कि कुछ भी मत करना, ये लोग हमें नहीं रोकेंगे। और जैसे ही एक सोल्जर गाड़ी के पास आता है तो जल्दबाजी में आकर योनी उसे शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं और उसे मार गिराया जाता है। तभी वहाँ मौजूद दूसरे सोल्जर सामने से जैसे ही फायरिंग शुरू ही करने वाले थे तभी पीछे की 2 लैंड रोवर में मौजूद कमांडो निकलकर उनको भी गिरा देते हैं। और अब ये सीक्रेट मिशन जिसमें बिना किसी को पता चले टर्मिनल के अंदर तक पहुंचना था, वो यहीं थोड़े दूर से ही एक्सपोज हो जाता है। और फिर कई सारे सोल्जर वहां आकर इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इजराइल के ये हाईली ट्रेंड कमांडो सबको मारते हुए टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक कमांडो को टर्मिनल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और अंदर घुसते ही सामने AK-47 लेकर खड़े एक आतंकवादी को गोली मारकर गिरा देता है। फिर दूसरे कमांडो भी अंदर घुसकर सारे आतंकी को मार गिराते हैं और अंदर का एरिया सिक्योर कर लेते हैं और हॉस्टेजिस को बाहर ले जाने के ऑर्डर का वेट करते हैं। लेकिन बाहर अभी भी फायरिंग चल रही थी और प्लेन लैंडिंग से अब तक सिर्फ 7 मिनट ही हुए थे और इतने में तुरंत इजराइल का दूसरा C-130 विमान वहां आर्म्ड व्हीकल और दूसरी रेनफोर्समेंट के साथ वहां लैंड कर लेता है। दूसरी ओर टर्मिनल में मौजूद कमांडो योनी नेतन्याहू को कॉल करके बताते हैं कि हम हॉस्टेजिस को लेकर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन सामने से जवाब आता है कि योनी को गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल है। तभी एक कमांडो को वहां मौजूद रेडियो से पता चलता है कि तानाशाह इदी आमीन की आर्मी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। तभी उन्हें ऑर्डर मिल जाता है कि विमान तैयार है तो हॉस्टेजिस को लेकर वो विमान की ओर निकले। फिर कमांडो वहां पर अपनी फायरिंग का पावर बढ़ा देते हैं ताकि किसी हॉस्टेजिस को गोली ना लगे, जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सारे हॉस्टेजिस विमान में पहुंचने लगते हैं और अब पायलट को ये डर लगता है कि अगर किसी ने आकर विमान को उड़ा दिया तो मिशन यहीं फेल हो जाएगा। तो अब जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलना था। कमांडो द्वारा RPG समेत सारे हैवी वेपन्स और आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा था और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है, फायरिंग रुक जाती है क्योंकि अब इजरायली कमांडो ने वहाँ पर मौजूद सारे आतंकी और युगांडा की आर्मी को खत्म कर दिया था। और फिर हॉस्टेजिस वाला C-130 विमान वहाँ से टेक ऑफ कर लेता है और अब सारे हॉस्टेजिस सेफ हो चुके थे। अब कमांडो का आखिरी काम ये बचा था कि वहाँ मौजूद सारे MiG-21 और MiG-70 को डिस्ट्रॉय करना था और कमांडो वहाँ खड़े सारे विमान को बम से उड़ा देते हैं ताकि बाद में एयरफोर्स के लोग आकर उनका पीछा ना कर सके। अब दूसरा विमान भी घायल कमांडर लीडर योनी को लेकर निकल चुका था और फिर नायरोबी में रिफ्यूलिंग करके इजराइल के लिए रवाना हो जाते हैं। तब विमान में सारे कमांडो जश्न मना रहे थे, लेकिन फिर अचानक उनका जश्न रुक जाता है क्योंकि बीच रास्ते में ही उन्हें पता चलता है कि घायल योनी की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर BBC में सबसे पहले न्यूज चलने लगती है कि सारे हॉस्टेजिस को रिस्क्यू कर लिया गया है और ये सुनकर इजराइल में जश्न का माहौल हो जाता है। जैसे ही विमान इजराइल पहुंचता है तो उनका भव्य स्वागत होता है और वहाँ मौजूद लोग हॉस्टेजिस और कमांडोस यानी हीरोज को जिंदा वापस आने की बधाई देते हैं। लेकिन उस वक्त ये एक सीक्रेट मिशन होने की वजह से किसी को ये बताया नहीं जाता कि इस मिशन को कैसे सक्सेस किया गया और इसके कमांडो कौन कौन थे, क्योंकि उनकी पहचान बताना वर्जित था। लेकिन फिर कुछ साल बाद ये ऑपरेशन एक काफी महत्वपूर्ण मोमेंट बन गया जिसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाता है और कैसे उनको जवाब दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर दूसरे आतंकवादी संगठनों के लिए ये एक मुंह तोड़ जवाब और एक वार्निंग थी कि वे दोबारा इजराइल से भिड़ने की कोशिश ना करें। और 1976 के बाद फिर इजराइल का एक भी विमान हाईजैक नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक इस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे खतरनाक हॉस्टेजिस रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही सीक्रेट और मिस्ट्री वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।